हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री लेक्चरर, आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में उत्प्रेरक व उत्प्रेरण का अध्ययन करेंगे। तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, इसका विस्तृत अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्प्रेरक। क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। तो देखो, उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं के द्रव्यमान व संगठन को अपरिवर्तित करते हुए अभिक्रिया के अंत में बाहर निकल जाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो समझो वापस ध्यान से, क्या किया हमने कि एक पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, जबकि खुद के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है और अभिक्रिया के अंत में बाहर निकल जा रहा है, बिना परिवर्तित हुआ बाहर निकल रहा है। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे टीचर है कोई या कोई लेक्चरर है, क्या कर रहा है, आप 12th क्लास के अंदर आए, आपको केमिस्ट्री पढ़ाई, आपको फिजिक्स पढ़ाई, तो टीचर ने आपको फिजिक्स पढ़ाई या केमिस्ट्री पढ़ाई, आपने केमिस्ट्री का अध्ययन किया, केमिस्ट्री का कोर्स किया, 12th की एग्जाम दी और आप अगली क्लास में चले गए, जबकि टीचर में क्या प्रभाव पड़ा? टीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी उत्प्रेरक के रूप में कौन काम कर रहा है? आपका टीचर है, आपका लेक्चरर काम कर रहा है कि नहीं? और आप अभिकारक जो है किस में बदल रहे? उत्पाद के रूप में। यानी छात्र 12th क्लास में आए, 12th क्लास की पढ़ाई की और उसके बाद में आप 12th से प्रमोट होकर आगे चले गए, जबकि टीचर वहीं का वहीं है। तो ये उदाहरण हो गया आपके उत्प्रेरक का। यानी उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं, जबकि स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और अभिक्रिया के अंत में बिना परिवर्तित हुए क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखो, उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले बर्जिलिस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? बर्जिलिस नाम के वैज्ञानिक ने। तो कौन सा वैज्ञानिक था? बर्जिलियस। तो बर्जिलियस जो वैज्ञानिक था, इसने देखा कि जैसे हम प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन प्राप्त करने की जो विधि है, जिसमें हम पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो उसके लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए था, जबकि यदि उसके ऊपर उत्प्रेरक के रूप में एमिनो डाल दिया जाए तो अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हुई। तो क्या हुआ? देखो, जैसे अभिक्रिया क्या है, आपकी रिएक्शन देखो, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KClO3। क्या होता है? KClO3। इसको आपने क्या किया? गर्म किया। कितने टेम्परेचर पर गर्म किया हमने? इसको 600 डिग्री पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो आपके क्या बना? उत्पाद बना आपके ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्राप्त करने की ये विधि है, और साथ में निकल गया आपके KCl। अब एक बात बताओ, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे बैलेंस करें? इसको 2 से मल्टीपल कर दूं तो कितने हो गए? 6, और यहाँ पर भी 3 लिख दूं। अब KCl कितने हो गए? 2 बार निकले। तो ये अभिक्रिया कहाँ हुई है? 600 डिग्री सेल्सियस पर। और यही अभिक्रिया अगर मान लो अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें, यानी KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड, इसको अगर अपन कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें, इसको हम यदि उत्प्रेरक MnO2 की उपस्थिति में गर्म करें तो यह अभिक्रिया 600 की बजाय 338 डिग्री सेल्सियस पर ही कंप्लीट हो जाएगी, और वही प्रोडक्ट आपके बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? 3O2 प्लस 2 KCl। तो कितने अणु लेने हैं इसके? पोटेशियम क्लोराइड के 2। क्या है? KClO3 का नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो ये देखा, सबसे पहले बर्जिलियस ने उत्प्रेरक के बारे में बताया। उसने कहा कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखिए, तो ऊपर वाली अभिक्रिया कितनी टेम्परेचर पर हुई है? 600 डिग्री पर हुई है, 338 डिग्री सेल्सियस पर ही कंप्लीट हो गई। तो ऊपर वाली अभिक्रिया जो है
बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हुई है, यानी उत्प्रेरक नहीं है इसके अंदर, यानी ये कब कंप्लीट हुई है? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, अवक्षेपणता उस समय नहीं हुई है। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में 600 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, जबकि यहाँ पर 338 डिग्री पर ही अभिक्रिया संपन्न हो गई। आपको क्या मिल गई? ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो गया। तो उत्प्रेरक क्या देखे आपने? उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अब देखो मैंने यहाँ क्या शब्द काम लिया है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो उसी के आधार पर हम उत्प्रेरकों के प्रकार को देखेंगे। अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो धनात्मक, और अगर घटा देगा तो ऋणात्मक प्रकार का उत्प्रेरक हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है आपका क्या हेडिंग है? उत्प्रेरक के प्रकार या टाइप ऑफ कैटलाइस्ट। तो देखो क्या होगा? उत्प्रेरक का भी मैंने क्या कहा? पहला प्रकार कौन सा है? पहला ही प्रकार आप कौन सा लोगे? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा लोगे? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। तो देखो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? यह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। तो क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि कर देता है या कर देते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। अब देखो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, उसका विघटन देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे पहला उदाहरण अपन लेते हैं H2O2 का अपघटन। तो देखो यदि H2O2 का अपन अपघटन करेंगे तो यदि इसमें धनात्मक उत्प्रेरक डाल दे, यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक अपन क्या डालेंगे? प्लेटिनम। तो ये H2O2 शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा। तो क्या लिया हमने? जैसे H2O2 है, ये किसमें टूट जाएगा आपके? ये टूट जाएगा आपके वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। अब क्या करें? इसको बैलेंस कैसे करें? तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 3 है और इधर 2 है। तो क्या करें? इसको 2 से मल्टीपल कर दें तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 4, और इसको भी 2 से मल्टीपल कर दें। बैलेंस होगी, ऑक्सीजन भी 4 और हाइड्रोजन भी 4 हो गई आपके। तो ये किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा? ये उत्प्रेरक होगा आपके प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में या कोलाइडी प्लेटिनम की उपस्थिति में यदि यह अभिक्रिया कराई जाए तो यह शीघ्रता से संपन्न होगी। तो यहाँ पर प्लेटिनम क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक, यानी यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन शीघ्रता से होगा। अब देखो इसके लिए देखा गया यदि प्लेटिनम की अनुपस्थिति हो यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं हो तो उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है, और यदि प्लेटिनम उत्प्रेरक लगा दें तो क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा। तो इसे हम एक ग्राफ से बताते हैं। तो देखो तो इसके लिए एक आरेख बनाया गया। कैसे? एक्स एक्स और वाई एक्स। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें आरेख बनाते हैं, जिस आरेख के अंदर एक तो अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाएंगे और एक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। जैसे मान लो यहाँ आपके क्रियाकारक है, क्या है? क्रियाकारक, और ये क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। अब देखो यहाँ जो वाई एक्स है ये बता रहा है ऊर्जा को। किसको बता रहा है? ऊर्जा ई को। और जो आपका एक्स अक्ष है ये बता रहा है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की दिशा या अभिक्रिया निर्देशांक, कुछ भी कह सकते हो। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं अभिक्रिया की प्रगति। क्या लिख रहे हैं?
अभिक्रिया की प्रगति। तो देखो, तो पहले ही तो अपन देखते हैं किसकी उपस्थिति में कराते हैं। पहले हम उत्प्रेरक की अगर अनुपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या होगा। देखो, तो अगर मान लो अपन अभिक्रिया को उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराएंगे तो अभिकारक जो उत्पाद में बदलेगा, तो इसको ये क्या चाहिए आपको, ये आपके सक्रिय ऊर्जा चाहिए, इसको ये सक्रिय ऊर्जा चाहिएगी उसको, ये सक्रिय ऊर्जा को दर्शाती है। अब देखो, यदि हम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो ये आपका क्या है, ये आपका अभिकर्मक है। क्या है, अभिकर्मक, अभिकर्मक या रिएक्टेंट, अभिकर्मक या रिएक्टेंट। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर अभिकर्मक, और ये क्या आपका उत्पाद है। प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए अधिक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और हम जैसे ही उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया का पथ छोटा हो जाएगा और अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो सक्रिय ऊर्जा के मान को देखते हैं। तो देखो, ये जो आपके ये लाइन जो दिख रही है आपके ऑरेंज कलर की, ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। ये क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए आरेख बताइए, या उत्प्रेरक के अभिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले प्रभाव को आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। तो ये बताना पड़ता है इसको, और ये इस चैप्टर में नहीं, आपके केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गति के में भी पूर्ण बताया गया है। और ये हो गया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। और जो आपके लाल कलर की जो लाइन है, ये जो आरेख बनाया है, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंट ऑफ कैटलाइस्ट। अब देखो, तो यहाँ अगर मान लो अपन सक्रिय ऊर्जा का मान बनाए, तो मान लो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, या उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बनाएंगे तो उससे अपन क्या कहेंगे, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी EA1, क्या कहेंगे इसे नाम देंगे अपन EA1। और ये जो एनर्जी इतनी सी, ये कहलाएगी आपके EA2। क्या कहलाएगी, ये इस आरेख को अगर मान लो यहाँ तक खींचे तो ये क्या कहलाएगी आपके EA2। क्या कहलाएगी, EA2। अब देखो, तो इसको अपन बाहर लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या आपकी EA2। तो क्या देख रहे हैं अपन कि जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो सक्रिय ऊर्जा है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कौन सी है, EA का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसका मान अधिक है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या है, कम है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक ने क्या किया, उत्प्रेरक ने अभिक्रिया के पथ को छोटा कर दिया, जिससे अभिकारक शीघ्रता से किसमें बदल गया, उत्पाद में बदल गया। उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर दिया, यानी थोड़ी सी ऊर्जा दी और अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में बदल गया। तो ये क्या कहलाता है, आपके अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति को दर्शाता है। तो नेक्स्ट देखो, धनात्मक उत्प्रेरक का नेक्स्ट उदाहरण क्या हो जाएगा। देखो, जैसे आपने हेबर विधि में पढ़ा है, तो दूसरा उदाहरण क्या हो गया आपके, हेबर विधि। हेबर विधि से कौन सी गैस बनती है, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। हेबर विधि से NH3 या अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। अब देखो ध्यान से,
तो हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है इसमें कि नाइट्रोजन गैस जो है N2 इसका 1:3 लेते हैं H2, तो ये किस में बदल जाती है, ये बदल जाएगी आपके 2NH3 अमोनिया गैस का निर्माण हो जाएगा। पढ़ गया ये सब ने। तो इस हेबर विधि में यदि हम उत्प्रेरक क्या डाल दें Fe, क्या डाल दें Fe, तो यह अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया आपके कौन सा, धनात्मक उत्प्रेरक का। तो हमने सबसे पहला उत्प्रेरक कौन सा देखा, धनात्मक उत्प्रेरक पहला, जिसमें पहला उदाहरण क्या था कि H2O2 का विघटन और फिर अमोनिया का निर्माण। अब देखो, अब आपके दूसरा उत्प्रेरक, यानी ये तो कौन सा हुआ, धनात्मक उत्प्रेरक, और नेक्स्ट उत्प्रेरक कौन सा होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा लेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो सेकंड है आपका दूसरे प्रकार का उत्प्रेरक का नाम क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखो, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, अभी हमने क्या देखा, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो यह अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। तो क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कैसे देखो, तो अपन ने वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो विघटन देखा था, H2O2 का विघटन, उसमें हमने प्लेटिनम डाला तो अपघटन जल्दी हो गया। अब यहां इसका उल्टा ले लेते हैं, यानी क्या कर देते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखो, जैसे वही H2O2 का विघटन कर लेते हैं अपन, H2O2 का अपघटन। तो देखो क्या होगा, H2O2 का जब अपन अपघटन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि H2O2 का जब अपघटन करते हैं तो H2O2 है, इसको लिखते समय साथ ही लिखेंगे, तो H2O2 जो है उसका अपघटन होगा तो क्या बनेगा, अभी बताया था आपको, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 अणु ले लो और इसके भी 2 अणु ले लो, हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन 4, 2 2 4 हो गया। अब इसका अपघटन अगर धीमी गति से हो, क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, इसकी गति को कम कर दे, अपन को H2O2 के रूप में इसको रखना है, अपघटन नहीं हो, तो इसके अंदर अपन उत्प्रेरक के रूप में डाल देते हैं ग्लिसरीन। क्या डाल देते हैं, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन क्या करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो ये हुआ ऋणात्मक उत्प्रेरक का एक उदाहरण। दूसरा है आपके उदाहरण जो टेट्राएथिल लेड होता है। क्या होता है, टेट्राएथिल लेड, TeL। क्या लिखते हैं इसको, TeL के रूप में, इसे कहते हैं अपन टेट्राएथिल लेड। ये किस रूप में काम आता है, टेट्राएथिल लेड का जो उपयोग किया जाता है अपस्फोटन रोधी के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, अपस्फोटन रोधी, अभी बताते हैं, नॉकिंग के रूप में, अपस्फोटन रोधी के रूप में कार्य लिया जाता है। देखो, तो ये नेगेटिव कैसे, देखो अब समझो ध्यान से, बाजार के अंदर आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब मिलते हैं, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। इनमें केवल क्या, कार्बन की संख्या अलग अलग है। और पूछ ले पेट्रोल का सूत्र क्या है सर, डीजल का सूत्र क्या है, तो कार्बन की संख्याएं अलग अलग होती हैं। तो देखो समझो ध्यान से, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अंदर क्या होता है, ऑक्टेन संख्या होती है। क्या होती है, ऑक्टेन संख्या। जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या अधिक होगी वह अच्छा पेट्रोल माना जाता है, ठीक है। तो
कभी कभी क्या होता है, इस ऑक्टेन की जगह हेप्टेन आ जाते हैं। हेप्टेन 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन। तो क्या हो जाता है, पेट्रोल जो है इसका जब अपन यूज करते हैं तो गाड़ी के इंजन में नॉकिंग यानी खटखट की आवाज़ आती है, जिसे अपन अपस्फोटन कहते हैं। जो नॉकिंग की आवाज़ आती है उसे अपन कहते हैं अपस्फोटन। उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर टेट्राएथिल लेड डाल देते हैं पेट्रोल के साथ, जिससे क्या होगा कि जो नॉकिंग या खटखट की आवाज़ इंजन में आती है वो नहीं आती। इसलिए अपन इसे टेट्राएथिल लेड को क्या कहते हैं, अपस्फोटन रोधी कहते हैं। यानी पेट्रोल का जब अपन उपयोग करते हैं गाड़ियों में तो इंजन के अंदर नॉकिंग की आवाज़ को रोकने के लिए क्या मिलाते हैं अपन, टेट्राएथिल लेड। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है, रोक रहा है उसको। इसी प्रकार देखो तीसरा आपके आता है इसके अंदर, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण है उसको रोकना है। किसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या काम आता है भाई, बेहोश करने के लिए, निश्चेतक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता सकता है कोई, और कमेंट करके बताना इस क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आईयूपीएसी नाम बताना। क्लोरोफॉर्म साधारण नाम है। जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एक विषैली गैस बनती है। क्या बनती है, विषैली गैस, जिसे अपन कहते हैं फॉस्जीन। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखो इधर क्लोरीन कितनी है, 3, उधर भी अभी कितनी है, 3, हाइड्रोजन 1, और ऑक्सीजन 1 है, जबकि इधर 2 है उधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो क्लोरीन कितनी होगी, 4, 2, 6, हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, इधर भी लेफ्ट साइड में 2 इधर 2। ये क्रिया ना हो क्योंकि ये जो गैस बनी है ये कौन सी गैस है, फॉस्जीन। कौन सी गैस है, फॉस्जीन गैस, विषैली गैस है बहुत। ये तो बेहोश करने के लिए काम लेते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम आपको बताना आईयूपीएसी के रूप में। और यह फॉस्जीन गैस है। फॉस्जीन गैस जो है ये विषैली गैस होती है। इसका उपयोग हिटलर ने विश्व युद्ध के अंदर किया था। बहुत घातक गैस होती है, इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये ऑक्सीकरण नहीं हो, ये होता क्या है, जब अपन प्रयोगशाला के अंदर क्लोरोफॉर्म भरकर रखते हैं बोतल के अंदर, तो बोतल के अंदर क्या थोड़ी ऑक्सीजन रह जाती है। उस ऑक्सीजन रह जाने से ये विषैली गैस का निर्माण हो जाता है। अब बोतल में थोड़ी सी जगह रहेगी तो क्या बन गई, फॉस्जीन बन गई। अब इसको कैसे रोकें, तो उसको रोकने के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में अपन क्या काम लेंगे, इसके अंदर ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन काम करेगा, एथिल एल्कोहल। कौन काम करेगा, एथिल एल्कोहल। यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, परंतु ये भी यूजफुल है कि नहीं। यहाँ ग्लिसरीन ने अपघटन को रोका, टेट्राएथिलीन जो है ये क्या कर रहा है, आपके जो इंजन के अंदर नॉकिंग की आवाज़ उसको रोक रहा है। टेट्राएथिलीन क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में बदलने से रोक रहा है। तो ये आपके बाद दूसरे प्रकार का उत्प्रेरक कौन सा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन तीसरा उत्प्रेरक। तो तीसरा प्रकार का जो उत्प्रेरक है वो आपके कौन सा होगा, इसे हम कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। तो थर्ड कौन सा है, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो इससे क्या मतलब है, स्वतः उत्प्रेरक जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद ही, जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या वेग को परिवर्तित कर देता है, तो उस अपन क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। यानी कोई अभिक्रिया होगी, अभी बताएंगे उसको उदाहरण से, उसमें जब उत्पाद का निर्माण होता है और वो उत्पाद ही क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। आप बच्चों में भी होता है, कैसे, जैसे सर केमिस्ट्री में मेरे पिछली बार 9 नंबर आए, अगले टेस्ट में से 10 लाऊंगा, होता नहीं होता। तो यही है स्वतः उत्प्रेरक कि जब किसी अभिक्रिया का उत्पाद यानी आपने पढ़ाई की और आपके 9 नंबर आए, तो अगली बार क्या रहेगा, आपकी तो 10 में से 10 लाना पॉजिटिव।
तो स्वतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो देखते हैं इसका, तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखो, यह स्वतः उत्प्रेरक का एक उदाहरण बताओ। तो जैसे इस अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, जो एसिडिक एसिड है या वह स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो अपन इस अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे, जल अपघटन लेंगे। किसका जल अपघटन लेंगे, एस्टर का। तो देखो, जैसे एस्टर है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, या अपन एथिल एसीटेट लेते हैं, जैसे CH3 COO C2H5, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। तो इस एसीटेट का अपन क्या करा है, जल से क्रिया करा है। किससे क्रिया करा है, जल से। किससे क्रिया करी मैंने, जल अपघटन करा है इसका, H2O। तो ये क्या बना देगा, तो ये आपके देखो H2O लेना मेरे को, तो क्या करें, इसको इस प्रकार तोड़ दो, इस बंद को, यानी क्या होगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH और इधर H, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या उत्पाद बन गया, बोलो, CH3 COOH प्लस ये क्या बन गया, C2H5OH, यानी आपके एसिडिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन गया। तो बताओ, ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये वास्तव में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो इसका नाम क्या है, ये जो ब्लू कलर का है इसका नाम क्या है, ये अभिकर्मक है आपके क्या, एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। अब इसका IUPAC अगर नाम लिखें तो आप जानते हो एस्टर को अपन क्या कहते हैं, एल्किल एल्केनोइड। ये COOR है, तो एल्किल यानी एथिल, और इधर कितने कार्बन, 2, तो 2 को अपन क्या कहते हैं, एथेनोइड। तो एथिल एथेनोइड क्या नाम होगा इसका। अगर मान लो इसका IUPAC नाम पूछ जाए तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, क्या नाम है, एथिल एथेनोइड। क्या नाम है इसका, एथिल एथेनोइड, ठीक है। और इसकी क्रिया करें तो क्या बन गया, इससे एसिटिक अम्ल बन गया। यह क्या बन गया आपके, एसिटिक अम्ल, सिरका। और ये क्या बन गया, साथ में एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। आपका काम क्या है, होमवर्क, IUPAC नाम बताने दोनों के, और मेरे को विश्वास है कि आप इन दोनों के तो IUPAC नाम आसानी से बता दोगे। ये अम्ल है, क्या अनुलग्न लगता है उसके अनुसार बताओगे। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ, और अम्ल के अंदर क्या अनुलग्न लगाना है इसके अंदर बताओगे। ये क्या है, एल्कोहल है, तो 2 कार्बन वालों एल्कोहल को अपन क्या कहते हैं, उसका IUPAC नाम बताना। अब देखो, तो ये क्या देगा हमने, जो एथिल एसीटेट है, क्या आपके पास एथिल एसीटेट, उसका जब जल अपघटन कराया तो ये एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में टूट गया।
तो ये अभिक्रिया वास्तव में अम्लीय माध्यम में होती है। क्या होती है? अम्लीय माध्यम में। तो यदि हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएं तो अभिक्रिया पहले मंद गति से होती है। हमने अभी अम्ल नहीं डाला इसके अंदर पहले, क्योंकि अगर अम्ल डाल देंगे तो अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि एथिल अल्कोहल का जल अपघटन करा रहे हैं, तो यह पहले अभिक्रिया मंद गति से होगी, जिससे क्या होगा कि पहले एसिडिक अम्ल का निर्माण होगा, यानी दुर्बल अम्ल का निर्माण होगा। तो फिर इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अम्लीय माध्यम मिल चुका है इसको। तो वास्तव में अगर अभिक्रिया तेजी से करानी है तो यहाँ पर H+ लिख दो अम्लीय माध्यम में, परंतु अभी अपने अम्ल नहीं डाला, चेक किया, ये स्वतः उत्प्रेरक के रूप में पढ़ रहे हैं इसको, तो इसमें ये अम्ल बनेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये परीक्षा बोर्ड के अंदर पूछा गया परीक्षा में। ये स्वतः उत्प्रेरक भी इंपॉर्टेंट है कि स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। यह क्या पूछा गया है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन प्रारंभ में मंद गति से होता है, बाद में तीव्र गति से होता है, क्यों? तो क्या उत्तर देना है कि यह जो एक स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है जिसमें अभिक्रिया में एसिडिक अम्ल बनता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये एसिडिक अम्ल किसका कार्य कर रहा है? ये एसिडिक अम्ल आपकी कार्य कर रहा है स्वतः उत्प्रेरक का। ये किसका कार्य कर रहा है? स्वतः उत्प्रेरक का। स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये हुआ आपके कौन सा तीसरे प्रकार का उत्प्रेरण, कौन सा? स्वतः उत्प्रेरक हुआ आपके। अब चौथा प्रकार का उत्प्रेरक अपन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण यानी इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करे, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे तो वह प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण या प्रेरित उत्प्रेरक दोनों बोलते हैं, पर अपन अभी उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं तो उसे उत्प्रेरक के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उत्प्रेरक के रूप में, क्योंकि इस उत्प्रेरक की क्रियाविधि उत्प्रेरण कहलाएगी। तो क्या कहा कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है तो वह प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है। कैसे? जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जैसे ही पेरेंट मीटिंग होती है या कोई गार्जियन जो आपका पेरेंट्स है इस एडमिशन दिलाने के लिए आता है, तो क्या कहता है कि मेरे इस बच्चे को होशियार क्लास में डालना या होशियार बच्चे के पास बिठाना। क्यों? क्योंकि वो जो होशियार बच्चा वो पढ़ेगा तो मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, है कि नहीं? तो क्या कर रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा कम पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उस बच्चे को भी इसके साथ बिठा दो तो क्या होगा कि ये भी पढ़ने लग जाएगा। तो वही बात है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और दूसरी अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो क्या करें, जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे तो वह अभिक्रिया खुद क्या कहलाएगी? प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करेगी। अब देखो, जैसे इसका उदाहरण देखो, इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड जो होता है यानी Na2SO3, इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करें, क्या करें, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो ये किसमें बदल जाएगा? ये सल्फाइड किसमें बदल जाएगा? सल्फेट में, यानी Na2SO4 बदल जाएगा। यह है सोडियम सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड। और ये क्या है इधर? सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। अब देखो ध्यान दो, इधर कितनी ऑक्सीजन है? 2 है, 2 और 3 5 हो गई, 4 है, तो क्या करें, इसके 2 अणु ले लें और इसके भी 2 अणु ले लें, तो कितनी हो गई? देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ कितनी हो गई? 4 दूनी 8, हो गया बैलेंस। तो देखो सोडियम सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्या करें, ये पहली अभिक्रिया, मान लो कौन सी अभिक्रिया है? पहली। और एक अपन लेते हैं सोडियम आर्सेनाइट यानी Na3ASO3। क्या नाम इसका?
सोडियम आर्सेनाइट, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करें तो ये कोई क्रिया कर ही नहीं रहा, यानी नो रिएक्शन। क्या है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, यानी सोडियम आर्सेनेट क्या है? आलसी, जो इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को साथ में रख दो, फिर ऑक्सीकरण कराओ तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो क्या करेंगे अगले पद में अपन, तीसरे पद में, या ये पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया दोनों को साथ में ले लो। तो क्या कर रहे हैं देखो, जैसे क्या है आपके Na2SO3, नाम समझ गए इसका? आप तो सोडियम सल्फाइड प्लस Na2ASO3 सोडियम आर्सेनेट, इसका क्या करा दिया? ऑक्सीकरण कराया, तो दोनों का ऑक्सीकरण होने लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, और इससे क्या बन जाएगा? सोडियम आर्सेनेट बन जाएगा, यानी Na3ASO4। इसका नाम क्या है? सोडियम आर्सेनेट। अब देखो ध्यान से, तो ये सोडियम आर्सेनाइट जो था किसमें बदल गया? सोडियम आर्सेनेट में। पहले अभिक्रिया नहीं हो रही थी ऑक्सीजन से, अब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो ये जो सोडियम सल्फाइड है, ये किसका कार्य कर रहा है? ये आपके किसका कार्य कर रहा है? प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य कर रहा है। तो हमने उत्प्रेरक के चारों प्रकार देख लिए, कौन कौन से? पहला प्रकार कौन सा देखा? धनात्मक उत्प्रेरक, नेक्स्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक, फिर स्वतः उत्प्रेरक, और फिर प्रेरित उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। अब हम लेते हैं उत्प्रेरक के बाद में उत्प्रेरण के प्रकार। किसके प्रकार? उत्प्रेरण के प्रकार। तो नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरण के प्रकार। अब देखो, तो उत्प्रेरण के जो प्रकार है ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर दिए गए। तो हम क्या कहेंगे? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। तो देखो हम शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन सा? पहला है आपके समांगी उत्प्रेरण। कौन सा आएगा? समांगी उत्प्रेरण। और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। अब देखो, तो समांगी यानी होमोजीनस और ये हेटेरोजीनस। नाम से स्पष्ट है किसके आधार पर है? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा कि इनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी? समान होगी, जबकि इनमें समान
नहीं होगी। यही है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। तो पहला हेडिंग अपन पढ़ते हैं, कौन सा? समांगी उत्प्रेरण। कौन सा है पहला पॉइंट? वापस ले लें, समांगी उत्प्रेरण। तो क्या लिखेंगे? इनमें तीनों चीजें लेनी है। क्या क्या होती है इनमें? अभिकारक यानी रिएक्टेंट, इनमें अभिकारक, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, व उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल कंडीशन यानी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? समान होती है। समान होती है। जैसे यानी अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां आपको फिजिकल स्टेट दर्शाना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं ली है। तो इनमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी होगी? समान होगी। जैसे इसका उदाहरण अपन लेते हैं सबसे पहले, जैसे देखो इसके अंदर हम ले सकते हैं, आप क्या था, लेड चैम्बर मेथड यानी शीशा कक्ष विधि, जिसमें हम H2SO4 का निर्माण करते हैं, जिसमें एक अभिक्रिया आती है जिसमें SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड में बदलती है। तो जैसे कौन सी विधि में? शीशा कक्ष विधि में। तो पहला है आपके शीशा कक्ष विधि में, लेड चैम्बर मेथड। अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, एक तो थी शीशा कक्ष विधि और एक होती संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे अपन क्या बनाते हैं? H2SO4 यानी गंधक के अम्ल का निर्माण करते हैं। तो शीशा कक्ष विधि में देखो इसमें क्या आएगा? शीशा कक्ष विधि के अंदर हम जो अभिक्रिया लिखते हैं इसमें SO2 क्या बताया मैंने अभी? सल्फर डाइऑक्साइड जो है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये कौन सी अवस्था में? गैस स्टेज में। और ये किससे क्रिया करती है? O2। O2 भी कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। और इसमें जो उत्प्रेरक काम लिया आपने, क्या लिया? उत्प्रेरक, कैटलाइज जो लिया, वो भी कौन सी अवस्था में होगा? NO। ये भी कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। और आपका जो प्रोडक्ट बना, क्या बना है? प्रोडक्ट यानी क्या बनेगा? SO3। ये भी कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। अब इसको बैलेंस करें तो क्या करें? इसके 2 अणु ले लें। कितने अणु ले लें? 2। और इसके भी कितने ले लें? 2। तो क्या होगा? देखो सल्फर 2, उधर भी 2, ऑक्सीजन देखो 4, 4 2 6। तो सबकी भौतिक अवस्था कैसी है? एक जैसी है कि नहीं? तो ये हो गया आपकी शीशा कक्ष विधि में। दूसरा हम वही बता सकते हैं जो भी आपने देखा एस्टर का जल अपघटन, उसमें अगर उत्प्रेरक है, वो क्या कहा था मैंने? एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम होता है। तो जैसे आप HCl या H2SO4 अम्लीय माध्यम ले सकते हैं, तो वो भी लिक्विड अवस्था में होगा। तो दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? एस्टर का जल अपघटन। दूसरा क्या लें? एस्टर का जल अपघटन। ये आपका क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण का, जिसमें एस्टर को सबको अपन किस में रख देंगे? लिक्विड अवस्था में रख देंगे। तो देखो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एस्टर का सूत्र क्या बताया अभी आपको? डायरेक्ट लिख दूं? ये चलो पूरा ही बता देते हैं आपको। CH3COO C2H5 ये कौन सी अवस्था में है? लिक्विड। और इसमें क्या मिला है आपने? H2O, ये भी कैसा है? लिक्विड। और आपने इसमें अगर मान लो अम्ल
HCl या H2SO4 मिलाया, क्या मिलाया? H2SO4। ये भी कैसा है? लिक्विड, सब लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो क्या बनेगा आपके? एक तो एसिटिक एसिड CH3COH, और एक क्या बनेगा आपके? तो ये एसिटिक एसिड भी कैसा होगा? लिक्विड, और एक दूसरा बनेगा आपके एथिल एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम मैंने पूछा है, बताना आपको। तो ये सब कौन सी अवस्था में हो गए? लिक्विड अवस्था में। ऊपर वाले सब कैसे हैं? गैसीय अवस्था में। तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण क्या हो गया? या समांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझे? कि जिसमें आपके अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं? समान। इधर वाले अभिकारक, ये उत्पाद और ये उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी आ रही है? समान आ रही है। अब देखो ध्यान से, ये हुआ समांगी। अगला उदाहरण कौन सा है, या अगला प्रकार कौन सा है? विषमांगी उत्प्रेरण। कौन सा है? विषमांगी उत्प्रेरण। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन कौन सा? सेकंड, विषमांगी उत्प्रेरण। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर विषमांगी उत्प्रेरण में? कि इसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती। तो क्या लिख दें इसमें? इसमें अभिकारक ने रिएक्टेंट, इसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती। ठीक है, यानी विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट समान नहीं होगी। कोई दो समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर हम उदाहरण लेंगे हेबर विधि से। किससे? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो जैसे क्या हो जाएगा? जैसे अब मैंने क्या कहा था कि समांगी और विषमांगी अभिक्रियाएं जब लिखते हैं तो यहाँ पर भौतिक अवस्था दर्शाना जरूरी है। इससे पहले हमने जो धनात्मक उत्प्रेरण में भी क्या पढ़ा था? धनात्मक उत्प्रेरक जो था उसमें भी अमोनिया की रिएक्शन लिखी थी, पर यहाँ वहाँ भौतिक अवस्था नहीं लिखी, यहाँ भौतिक अवस्था दर्शाना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण। तो जैसे हेबर विधि जो है इसमें क्या लेते हैं अपन? नाइट्रोजन गैस N2, ये भी गैस अवस्था में, प्लस हाइड्रोजन 1:3 होता है गैसीय अवस्था में। और इसमें आपने, क्योंकि विषमांगी उत्प्रेरण है, आपने उत्प्रेरक क्या लिया था अभी? Fe। क्या लिया था उत्प्रेरक? हमने उत्प्रेरक लिया था Fe। तो Fe जो होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। तो समान नहीं है। देखो ये दोनों गैस है और ये सॉलिड है। और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा आपको इसके अंदर? 2NH3। और अमोनिया क्या होती है? गैस। तो क्या कहा? तीनों की भौतिक अवस्था समान ही होगी। जरूरी नहीं है ये समान हो सकता है, ये समान हो सकता है, ये अलग हो जाए, या ये दोनों समान हो जाए, ये समान है। यानी इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होगी। इसी प्रकार जो वनस्पति तेल है उसका हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया है? वो भी एक विषमांगी उत्प्रेरण में आता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको पहला दे दिया, सेकंड क्या हो जाएगा? वनस्पति
तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका अंदर, वनस्पति तेल क्या होता है, तो अपन यहां लिख देंगे वनस्पति तेल। कैसा होता है भाई तेल, ठोस, ठोस होता है, लिक्विड होता है। कैसा होता है तेल, लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। तेल कभी जमता है, तो वनस्पति तेल जो है लिक्विड अवस्था में, उसके ऊपर हमने क्या प्रभावित की, हाइड्रोजन, किस रूप में, गैस अवस्था में। तो हाइड्रोजनीकरण किया तो क्या बन गया आपके, वनस्पति घी। और घी की अवस्था अपन मानते हैं सॉलिड, ठोस अवस्था। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक लेते हैं इसके अंदर निकल, क्या लेते हैं, निकल उत्प्रेरक लेते हैं, निकल है, कॉपर है, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। तो ये कैसा होगा, सॉलिड। तो देखो इसमें लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया, सॉलिड भी आ गया, तो इनकी भौतिक अवस्थाएं समान नहीं है। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, उत्प्रेरक के बारे में, और तो सबसे पहले आज हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा। उत्प्रेरक के बाद में उत्प्रेरक के प्रकारों को उदाहरण सहित देखा, और बाद में उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार और उनके अलग अलग उदाहरण देखे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।